स्पेशल एडवाइस। हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने बात करी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात हुई थी। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब बीच में या तो रिंग हो या तो डबल बॉन्ड हो। तो उसके अलोंग हम लोग ग्रुप्स की इंटरचेंज को देख रहे थे, ग्रुप्स के 3D में अरेंजमेंट को देख रहे थे। वहां पे हमने देखा था जीआई। दूसरा पार्ट हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखा 3D अरेंजमेंट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें कंपाउंड को हम लोग जज कर रहे थे, कंपाउंड को हम लोग कैटेगराइज कर रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे। पीपीएल को लेफ्ट में घुमाए, राइट में घुमाए, इस बेसिस पे हमने उसको, और उसमें एक्टिविटी हमने एक्टिव कार्बन देखा था, कायरल कार्बन, या हमने देखा था कि मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इस बेसिस पे हमने उसको डिसाइड किया था कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा। उसके पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसमें कई सारे पार्ट थे, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म था आपका, मेटामेरिज्म था, रिंग चेन था, फंक्शनल ग्रुप था, टॉटोमेरिज्म था। इन सब की बात हमने कर ली थी। अब ये लास्ट टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसको हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। किसके देखते हैं अराउंड? सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पे फ्री रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है। सपोज जैसे हम अगर बात करें इथेन मॉलिक्यूल की, इथेन मॉलिक्यूल की बात करें तो इथेन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, इस बॉन्ड में हम करा सकते हैं फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन का क्या मतलब है? एक कार्बन को रोक दीजिए, स्टेडी पोजीशन पे रख दीजिए, और दूसरे कार्बन के जो ग्रुप है, कार्बन को रोटेट करिए, घुमाइए। ठीक है, और उससे जो हमको नए नए आइसोमर्स मिलेंगे उसको हम बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। जैसे ये जो इथेन है, इस मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन के लिए दो तरीके बताए गए हैं। एक तरीका होता है न्यूमैन फॉर्मूला या न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं, और दूसरा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं सॉहर्ट्स। ये साइंटिस्ट के नेम है, घबराएंगे नहीं। सॉहर्ट्स में क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल को आप सामने से देख रहे हो इस तरीके से। मान लीजिए आपने बात करी किसकी, इथेन की बात करी, तो पहला कार्बन ये है, दूसरा पीछे वाला कार्बन ये हो गया, 3 हाइड्रोजन अटैच है इस पे, तो ये क्या बन गया, इथेन बन गया CH3CH3। अब आप इसको देख कहां से रहे हो? यहाँ पे बैठे हो, इस कार्बन के सामने की तरफ बैठे हो, यहां से। ये जो प्रोजेक्शन है, इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं सॉहर्ट्स प्रोजेक्शन। दूसरा जो प्रोजेक्शन है उसको बोलते हैं इथेन मॉलिक्यूल का दूसरा जो प्रोजेक्शन हम दिखा सकते हैं न्यूमैन के अकॉर्डिंग, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले कार्बन को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, पहले कार्बन को पॉइंट से, दूसरे कार्बन को सर्कल से डिनोट करते हैं। कैसे? फर्स्ट कार्बन को जो आपको बाहर से आगे से दिख रहा है, फ्रंट से, इस कार्बन की बात कर, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? पॉइंट से। इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन अटैच है, हमने बना दिए ये हाइड्रोजन। ठीक, बैक कार्बन जो होगा पीछे वाला, उसको सर्कल से डिनोट करेंगे। इसको पॉइंट से किया था, और बैक वाले को कैसे डिनोट करेंगे? सर्कल से। तो यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, और इस सर्कल पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब पीछे वाले के हाइड्रोजन दिखाने के लिए अगर इस वाले के जस्ट पीछे की तरफ ही है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के
जस्ट पीछे की तरफ ही है, तो जस्ट पीछे अगर आपको दिखाना है तो उसी लाइन पे तो दिखा नहीं सकते दो हाइड्रोजन, तो जस्ट क्या करते हैं यहाँ पे बगल में दिखा देते हैं। दोनों कार्बन के हमने क्या किए, हाइड्रोजन को शो कर दिया। तो ये इथेन का प्रोजेक्शन है, कौन सा, सॉहर्स के अकॉर्डिंग हम इथेन मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाते हैं, और न्यूमैन के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से। फर्स्ट जो फ्रंट कार्बन है जहां से आप इथेन मॉलिक्यूल को देख रहे हो, फर्स्ट को बना दो पॉइंट, और पीछे वाले को क्या बना दो, पीछे वाले को क्या बना दो, सर्कल बना दो, है ना, और उस पे जो ग्रुप अटैच है उनको आप लगा। इतनी बात क्लियर है, न्यूमैन सॉर्स क्लियर है। हाँ, उनका ये प्रोजेक्शन का तरीका है। अब कन्फर्मेशनल सिखा रहे, हाँ, सॉर्स में क्या लगाई, अरे आंख तो इसमें भी लगाएंगे, इधर से देख, आंख लगाने का मतलब इधर फ्रंट, इसको फ्रंट कार्बन मान रहे हैं, इधर से देख, यहाँ यहाँ बैठ के देख रहे। पेपर पे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, दिखेगा क्या है, दिखेगा तो यही, दिखेगा तो यही, ये पेपर पे रिप्रेजेंटेशन का दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तरीका है। सॉहर्स के अकॉर्डिंग दोनों कार्बन को पॉइंट से डिनोट करना है, बीच वाले बॉन्ड को स्ट्रेट लाइन से डिनोट करना है, बाकी जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको कैसे वाई शेप में आप अटैच करा दोगे। यहाँ पे इथेन में क्योंकि CH3 होता है, तो ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन, और ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन आपने अटैच करा दिए। ये तरीका किसका है, सॉहर्स का है। न्यूमैन की अगर बात करो तो न्यूमैन में फर्स्ट कार्बन को आप क्या दिखाते हो, पॉइंट दिखाते हो, और दूसरे कार्बन को क्या बना दिया आपने, सर्कल। अब जो भी ग्रुप उस पे अटैच है उनको आप क्या करोगे, लगा दो। क्लियर है। जैसे मान लो तुम्हें ब्यूटेन का बनाना है, किसका बनाना है, सपोज ब्यूटेन का, है ना, तो ब्यूटेन में क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये होगा, ठीक। कौन सा कार्बन लेंगे, बीच वाले लेंगे, C2 C3 लेंगे। मान लो इसको C1 बोलते हो, इसको C1 बोला, इसको C2, इसको बोला C3, इसको बोला C4, नाम दे दिया, ठीक। तो क्या करेंगे, C2 C3 को बीच में ले लेंगे। अब अगर बीच वाले कार्बन को ध्यान से देखो, तो बीच वाले ग्रुप कार्बन पे कितने ग्रुप अटैच हैं, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर मिथाइल हो गया, और इधर की तरफ फिर ये तीसरा वाला कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन, और इस पे इधर मिथाइल। ये बात क्लियर है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4। तो जब हम इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला में डालेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सॉहर्स के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहे, बीच वाला सिंगल बॉन्ड ये बना दिया, ये C2 है, और ये क्या बना दिया, C3, ठीक। तीन ग्रुप अटैच करा दें, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगा देते हैं, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, क्लियर है बात। अब यही न्यूमैन के अकॉर्डिंग बनाना है, तो क्या करें, एक को पॉइंट बना दिया, इसके ऊपर ग्रुप्स अटैच करा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मान लो मिथाइल। दूसरे कार्बन को क्या बनाए, दूसरा मतलब कौन सा हो गया, C2 C3 की बात करें, पीछे वाला, पीछे वाले कार्बन को सर्कल बना दिया, इस पे मान लो यहाँ पे Me अटैच करा दिया, दूसरा Me, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा। देख पा रहे हो सब लोग, इतनी मोटी मोटी बात क्लियर हुई दिमाग में।
जरूरी नहीं है, प्रोपेन का भी लिख सकते हो। प्रोपेन, प्रोपेन में तो आप दो ही खोलोगे ना, कोई भी दो ले लो, 1 2 ले लो, 2 3 ले लो। 2 3 का क्या कॉन्सेप्ट होगा, 1 2 ही होगा। अगर प्रोपेन का बना रहे हो, ब्यूटेन का सबको क्लियर है? हमें ब्यूटेन और किसका पढ़ना है अपने सिलेबस में, ब्यूटेन और इथेन का है। पहले अपने सिलेबस में साइक्लोहेक्सेन और इन सब का भी था कुछ, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ये सब भी थे, लेकिन अभी ये नहीं है अपने सिलेबस में। जेई, जेई की बात अपने, मतलब जेई। जैसे प्रोपेन बनाना है आपको, तो प्रोपेन को अगर देखो तो क्या फॉर्मूला है, CH3 CH2 CH3। देख पा रहे, तो किसी भी कार्बन को ले लो, अगर इसको 1 2 ले लिया है ना, तो कैसे बनाओगे, इसको 1 2 ले लिया तो पहले कार्बन पे क्या अटैच कराएं, 3 हाइड्रोजन अटैच करा दो। और जो C2 कार्बन है, इसको 1 2 ले लिया तो दूसरे वाले पे क्या कर दिया आपने, एक मिथाइल। क्लियरिटी है? बोलो भैया, क्लियर है? अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे आ जाते हैं, मुद्दे की बात जो अपनी है उस पर। इसमें दूसरे वाले पे वो डिपेंड करता है, दो क्यों बनेंगे, जिधर से देखोगे उधर से रिस्पेक्टिव मान लो, हाँ वहां कह सकते हैं। अगर इधर से देख रहे हो तो अलग दिखेगा, इधर से पीछे से देख, उस तरफ से देखोगे तो अलग दिखेगा। अब देखो कन्फर्मर्स हैं क्या, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। रूम टेम्परेचर ही चाहिए इनको, रूम टेम्परेचर से ही एनर्जी मिल जाती है इनको, और उसी एनर्जी के थ्रू एक कन्फर्मर दूसरे कन्फर्मर में कन्वर्ट होता रहता। अब कन्फर्मर है क्या, देखो जैसे मान लो हमने बात करी इथेन की, सपोज इथेन की बात कर रहे हैं पहले, ये पहला कार्बन था, मान लो ये C1 है, ठीक, यहां पे ये दूसरा C2, ठीक, ये इसका एक कन्फर्मर है, जिसमें जब फ्रंट की तरफ से आप देखोगे तो फ्रंट से पहला कार्बन दिखेगा और पीछे वाला कार्बन नहीं दिखाएगा। अब क्यों नहीं दिख रहा है, पहले कार्बन के जस्ट पीछे की तरफ दूसरा कार्बन। अच्छा, कार्बन कार्बन दोनों सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, तो आइडेंटिकल चीज है। मान लो मेरे जस्ट पीछे मेरा ही जीरोक्स कोई क्लोन खड़ा कर दिया जाए, तो अगर एक सेम पोजीशन में खड़े हैं हम लोग, तो सामने से अगर कोई देखेगा तो मैं ही दिखूंगी, पीछे वाला क्लोन तो दिखेगा नहीं। तो एक तरीके से बोलो तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन इसमें बिल्कुल क्लोन है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि पहले कार्बन पे भी, पहला कार्बन भी कार्बन 12 है, दूसरा भी कार्बन 12 है, पहले पे भी 3 हाइड्रोजन, दूसरे पे भी 3 हाइड्रोजन, बिल्कुल अगर जस्ट पीछे अटैच है, जस्ट पीछे अटैच है, तो बिना किसी एंगल के, तो इसमें क्या होगा, आप पहले कार्बन से जब देखोगे इधर से फ्रंट से, तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। ये जो फॉर्म है इस कंपाउंड का, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स्ड, ठीक। अब मान लो आप C1 को कांस्टेंट कर दो, अब क्या कर रहे हैं हम, C1 को कांस्टेंट कर दिया और C2 के अराउंड घुमा रहे हैं। C2 के अराउंड क्या कर रहे हैं हम, हमने आपको क्या बताया, इसमें रोटेशन होता है मॉलिक्यूल के अंदर,
ये जो कार्बन का ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके अराउंड ये चीज घूमेगी। यहाँ पे ये कार्बन है, पहला वाला स्टेडी हो गया, रुक गया। दूसरे वाले कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, घूम किस वजह से पा रहा है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वहां पे फ्री रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एक ही जगह से ज्वाइनिंग होती है। अगर ये ही पाई बॉन्ड बना दें तो पाई बॉन्ड में कभी भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से अटैचमेंट होता है। ठीक, यहाँ पे फ्री रोटेशन हो सकता है, मतलब एक को रोक करके। मान लो ये पेन देख पा रहे हैं सब लोग, पेन दिख रहा है। इसको अगर इथेन का बीच वाला बॉन्ड मान लो और आगे की तरफ एक कार्बन है, यहाँ पीछे की तरफ एक कार्बन है, तो आगे वाले कार्बन को रोक दीजिए और ये जो दूसरा कार्बन है इसको ऐसे रोटेट करिए। जब रोटेट करोगे तो इसमें जो ग्रुप है वो भी रोटेट करेंगे, रोटेट होंगे ना। तो ग्रुप अगर रोटेट होंगे, सपोज मान लो पहले वाले को आपने ऐसे ही रखा है जैसा था वैसा ही, दूसरे वाले को आपने किसी एंगल से घुमा दिया। ठीक है, किसी एंगल से मान लो घुमा दिया और अब ये पोजीशन। ठीक है, ऐसे रोटेट किया। ये जो उल्टा वाई दिख रहा था वो कैसा बन गया, सीधा वाई बन गया। ऐसे रोटेट कर दिया, किसी भी एंगल से रोटेट कर दिया हमने। तो C1 को तो हमने कांस्टेंट किया था, C2 की पोजीशन अलग होगी। अब अगर सामने से यहां से बैठ के देखोगे, सामने से बैठ के देखोगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड है, इसके पीछे तो इस तरीके के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा, आगे से पीछे वाला तो दिखेगा, कवर अप तो नहीं कर रहा है, तो इस एक्लिप्स्ड फॉर्म तो नहीं बोलेंगे इसे, तो इसे नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या नाम देते हैं, और इनको एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए इनको एनर्जी कहां से मिलती है, रूम टेम्परेचर। एनर्जी कहां से मिलती है, रूम टेम्परेचर से। कितनी बात क्लियर है सबको। नहीं नहीं, अलग 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 टाइप मिलेंगे। हर्ष इधर आओ, यहाँ बैठ। हाँ बेटा, बोलो बोलो। जो कन्फर्मर्स होते हैं वो आपको ढेर सारे मिल सकते हैं। बनाए कैसे, बनाया था, 3 जोड़ दो यहाँ पे। पीछे 3 जोड़ दो इसको। जैसे इसमें जो कन्फर्मर्स है ना वो ढेर सारे मिल सकते हैं। कैसे, मानवेंद्र बोर्ड पे देखिए, पहले ये था, कौन सा फॉर्म था हमारा, एक्लिप्स्ड। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये जस्ट इसके पीछे है। ठीक है, जस्ट पीछे होने का मतलब क्या है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में एंगल क्या होगा, 0। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है ना। उसी तरीके से आप समझिए, ये वाला बॉन्ड जस्ट उसके पीछे है तो पैरेलल हो गया, और अगर पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, 0। मतलब अगर इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच के एंगल को देखो तो कितना एंगल है यहाँ पे, 0 डिग्री। ठीक, इसके और इसके बीच का अगर देखो, यूनिफॉर्म अगर बनाया जाए, मैंने बनाया नहीं है, तो इनके बीच भी 0 डिग्री है, इसके और इसके बीच का क्या होगा एंगल, 0 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन के जो बॉन्ड है उसके साथ में अटैच जो दूसरा कार्बन है पीछे की तरफ,
उनके बीच जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या कहते हैं इसको? डाईहेड्रल एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे तो डाईहेड्रल एंगल 0 है क्योंकि हम एकदम जस्ट पीछे है। अब इसको घुमाने के लिए आपके पास तो बहुत सारे एंगल हो सकते हैं ना, जो हम लोग मेजर करते हैं एग्जैक्टली 60 पे करते हैं, 120 पे करते हैं, 180 पे करते हैं, है ना। 60 के डिफरेंस से 180 के बाद कौन सा एंगल आएगा? 60 प्लस करोगे तो 240 पे करते हैं, है ना। इस तरीके से 300 पे करते हैं, 60 पे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हम 0 से 60 के बीच में कोई कम एंगल से भी तो कर सकते हैं। मान लो हमने पीछे वाले कार्बन को रोटेट किया से 25 डिग्री से, 25 डिग्री से रोटेट किया, तो अगर इसको रोटेट करोगे इधर 25 से, तो ये वाला भी 25 इस तरफ जाएगा, ये भी 25 इस तरफ जाएगा। ठीक है। 0 से 60 के बीच का कोई अगर और एंगल है तो आपको फॉर्म जो मिलेगा उस फॉर्म को आप कहते हो स्क्यू फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हो? इसके बीच में अगर किसी एंगल से आप घुमा रहे हो तो कौन सा फॉर्म मिलेगा आपको? स्क्यू। क्या नाम है इसका? स्क्यू। क्लियर हो रही है बात इतनी? स्क्यू फॉर्म समझ में आया? बना? दिखाओ। ओए, एक कार्बन की बात नहीं हो रही, एक कार्बन का जो बॉन्ड है उसके जस्ट जो पीछे कार्बन है उसके बॉन्ड मॉलिक्यूल तो दिखाओ। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? बीच वाले 60 के लिए दूसरा नाम होगा। 180 के लिए फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। दूसरा नाम होगा, बता रहे हैं अभी। जैसे ये मॉलिक्यूल देख पा रहे हो, सब लोग देख पा रहे हैं ये? अभी ये हर्ष ने बनाया है, ये फॉर्म बनाया है कौन सा? हर्ष ने ये फॉर्म बनाया है। इसमें अगर एक तरफ से देखें बिल्कुल सीधा बना हुआ है पीछे, तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? अब आगे वाले कार्बन को सपोज हमने पीछे को स्टेडी कर दिया और आगे वाले को घुमा रहे हैं। अब देखो, अभी क्या था? इसके पहले क्या था? इक्लिप्स्ड था। पहले के जस्ट पीछे, ऊपर वाले बॉन्ड के जस्ट पीछे पीछे वाला बॉन्ड है। तो किसी को भी घुमा सकते, एक को स्टेडी रखना है। अब जिधर से आप घुमा रहे हो उसको पीछे वाला मान लो, तो यहां से हमने घुमा दिया, से मान लो 60 पे घुमा दिया। ठीक है, 60 पे घुमा दिया, या 60 के बीच में कोई एंगल मान लो 15 डिग्री से घुमा दिया, तो कौन सा फॉर्म मिलेगा हमको? स्क्यू फॉर्म। अगर हमने सीधे सीधे किससे घुमाया? 180 से सपोज घुमा दिया। 180 से घुमाने का क्या मतलब है? वही चीज मिल जाएगी। इथेन के केस में वही चीज मिल जाएगी। 180 से घुमाओगे तो इथेन के केस में क्या होगी? वही चीज मिल जाएगी, सेम टू सेम। ब्यूटेन के केस में थोड़ा अलग मिलेगा, अभी दिखाते हैं कैसे कैसे। बोर्ड पे फोकस करो, इधर उधर पे नहीं। मॉडल पे ना, मॉडल में ना खोएं। एक जगह वाई मिल रहा है तो दूसरी जगह उल्टा वाई मिल रहा है। घुमा देंगे पूरा 180, तो घुमाते हैं ना। घुमाओ भाई, ये देखो, ये था पहला। ठीक है, ये इसके हाइड्रोजन है, H1 मान लेते हैं, या ऐसे मान लो, इसको Ha बोलो, इसको Hb बोलो, इसको Hc बोल दिया, नाम रख देते हैं। इसको Hd नाम रख दिया, इसको Hd, He, Hf नाम रख दिया। सब है हाइड्रोजन, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए नाम रख दिया। ठीक, अब इसको रोटेट करना चालू किया,
मान लो इसको तुमने 60 डिग्री घुमाया, तो ये भी 60 डिग्री इधर जाएगा, ये वाला 60 डिग्री इधर जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे मिलेगा देखो, नया वाला फॉर्म, फ्रंट वाले को वैसे ही छोड़ दिया, इसको क्या कर रहे हैं हमने, दूसरे कार्बन पे हम क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री घुमा रहे हैं। 60 डिग्री लगभग कितना होगा, अगर मान लो ये 120 है तो 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा लगभग लगभग, देख पा रहे हो। तो एच डी यहाँ पे आ गया, अब एच एफ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एच ई क्या सोचते हो कहाँ पे चला जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। ये क्या था एच ए, ये था एच बी, ये था एच सी, देख पा रहे हैं सब लोग। बॉन्ड बिल्कुल सिमिलर बनाना है, मैंने सिमिलर नहीं बनाया है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ही है तो सिमिलर सा बनेगा। अब इस फॉर्म में अगर देखो तो कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है जो सामने से, यहाँ पे अगर हम बैठ जाएं, यहाँ पे अंश बैठ गए सामने से देखने लगे, तो इस बॉन्ड के पीछे कोई बॉन्ड नहीं है, इस बॉन्ड के पीछे ये दिखाई देगा दो, इधर पे आपको सिंगल दिखेगा, यहाँ पे दो बॉन्ड है, देख पा रहे हैं। 60 से घुमा दिया, अब मान लो तुम इसको किससे घुमा दो, और 60 से घुमा दो, और 60 से घुमाओगे तो क्या पोजीशन देखोगे, ये वाला तो ऐसे का ऐसे ही है। एंगल तो सब लोग समझते हैं ना, इतना ज्योमेट्री आती है कि नहीं आती है। अब 60 और घुमा रहे हैं, 60 और घुमाओगे तो ये 60 और जाएगा, ये और 60 जाएगा, ये वाला और 60 जाएगा, ठीक। तो देखते हैं, मान लो ये यहाँ पे चला गया, एच ई यहाँ पे आ गया, ये कहाँ पे आ जाएगा एच बी, थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाएगा, एच एफ इधर की तरफ, देख पा रहे हो। पहले 60 घुमाया, फिर और 60 घुमाया, तो टोटल में 120 हो गया ना, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों, इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना था, 0। फिर हमने कितना घुमाया, 60 डिग्री, फिर और 60 डिग्री घुमाया, तो टोटल अगर वहां से रिस्पेक्टिव लोगे पहली वाली पोजीशन से, तो टोटल कितना एंगल हो गया, पहले से 120, बुक में 120 लिखते हैं, क्या कर रहे हैं हम 60 बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, फिर यहाँ 120, फिर जब 180 पे लाओगे तो 180 पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या बन जाएगा तुम्हारा, रिवर्स पोजीशन, 180 पे ऐसे बनोगे, देख पा रहे हो। ये वाला तुम्हारा था एच ए, ये था एच बी, ये था एच सी, तो आपका 60 और घुमाया, ये अच्छे तरीके से घुमाया नहीं है हमने सही से, इसलिए सही बन नहीं रहा, बीच में कहीं है। हाँ तो फिर 60 डिग्री एक्लिप्स थोड़ी होगा, 60 एक्लिप्स नहीं होगा, एक्लिप्स जाके मिलेगा 180 पे, बिल्कुल जब रिवर्स करोगे। देखो ध्यान से देखो, ये बात सुनो, ये मान लो एक बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान से देखो सब लोग, ये बात समझ आ गई तो समझ आ जाएगी बात। यहाँ देखो सामने की तरफ, मान्य सामने देखिए, ये मान लीजिए हम 3 को नहीं ले रहे हैं, हम किसको ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं, ठीक है। ये ब्लैक वाला ये एक बॉन्ड है और ये एक रेड पेन वाला बॉन्ड है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम, पहले 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, जब 60 रोटेट करोगे तो ये 60 लगभग लगभग 60 अगर रोटेट किया तो ये भी इधर से, ये इधर से इधर आ गया, ठीक। तो ये वाला 60 रोटेट करेगा तो ये भी 60, और फिर इधर वाला जो बॉन्ड होगा वो भी 60। अब हम बोल रहे हैं और 60 रोटेट करा दो, और 60 रोटेट कराओगे तो ये इधर आ गया, ये रेड वाला इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो 60 प्लस 60 टोटल कितना आ गया, 120, टोटल 120। अब और रोटेट करा दें 60 से तो क्या बन जाएगा 180, जब 180 होगा तो ये रेड वाला पेन कहाँ चला गया, अब ऊपर चला गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप देख क्या पा रहे हो,
कि पोजीशन क्या हो रही है, इस तरीके से घूम रही है, एंगल बाय एंगल। क्लियर है बात? हाँ, अब बात समझ आ रही है? बोलें बच्चे? इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, और क्या होगा आपका कौन सा था, स्क्यू फॉर्म। तीन की बात करी थी। जब डाइहेड्रल एंगल 0 था तब हमने बोला इक्लिप्स, इथेन के केस में। फिर उसके बाद डाइहेड्रल एंगल आपका आ गया 60 डिग्री, तो हमने बोल दिया इसको स्टैगर्ड। और 0 और 60 के बीच में कोई भी मिलेगा एंगल, अगर किसी भी एंगल से घुमाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, स्क्यू। क्लियर है? अब अगर बात करो स्टेबिलिटी की, बात करते हैं, ठीक है। देखो, अब बात कर ले हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हैं। इथेन में स्टेबिलिटी की बात, ये फॉर्मेट था अपना इक्लिप्स्ड, ठीक। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक। अगर इसको न्यूमैन में दिखाएं तो न्यूमैन में कैसे दिखा सकते हो, नहीं नहीं, इक्लिप्स तो हो सकता है अगर ग्रुप चेंज हो जाए, कहीं हाइड्रोजन कहीं मिटाए तो भी इक्लिप्स ही बोलते। ये देखो, ये इक्लिप्स फॉर्म है जस्ट पीछे। अच्छा, आपको क्योंकि पिक्चर में दिखाने के लिए ये बॉन्ड इतना लंबा दिखाया गया है, इतना लंबा बॉन्ड थोड़ी होता है, एटम तो बिल्कुल पास पास होते हैं ना। ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बॉन्ड इतना लंबा सा दिखा करके पिक्चर दिखाया जा रहा है, बॉन्ड तो बहुत पास पास होते हैं। तो जो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो पहले कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं और जो दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन हैं वो बहुत पास पास होते हैं। और आपको पता है ग्रुप्स अगर बहुत पास पास होते हैं तो उसमें एक फिनोमिनन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब क्या होने लगता है, एक दूसरे को दूर फेंकने लगते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगता है। तो ऐसे फॉर्म जो इक्लिप्स्ड बन रहे हैं, इसमें जिस भी एंगल पे यहाँ पे इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म में क्या होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और अगर कहीं पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन, कम हो जाएगी। और अगर आप एंगल चेंज कर दोगे, घुमा दोगे, 60 से घुमा दिया तो ग्रुप क्या हो गए, अगर इसी को हमने क्या किया 60 से हमने घुमा दिया, 60 से हमने क्या किया, अगर घुमा दिया, ग्रुप्स हमारे घूम गए, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो ग्रुप्स हैं ये आगे पीछे वाले, इनके बीच में थोड़ा सा एंगल है तो डिस्टेंस बन जाएगा। डिस्टेंस बन जाएगा तो उतना स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, नहीं होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी हमेशा, और स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे कोई इस तरीके का स्टीयरिक हिंड्रेंस, इस तरीके का टकराव नहीं। क्लियर, ठीक। अब कोई मान लो एक फॉर्म है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कहीं पे भी किसी चीज को रोटेट कराया जाता है, घुमाया जाता है, इन कन्फर्मर्स को एक और नाम भी देते हैं, रोटोमर्स। क्या नाम देते हैं, रोटोमर्स। रोटोमर्स वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन करा रहे हैं, रोटेशन की वजह से ये कन्फर्मर्स बन रहे हैं, इसलिए रोटोमर्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो रोटेशन होता है
मान लो यहाँ पे कोई कार्बन है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ठीक है, तो रोटेशन कहीं पे भी होता है, या मान लो किसी आप सपोज आप कपड़े धो रहे हो सपोज, है ना, और आपने क्या किया, पानी निकालने के लिए उसको निचोड़ा, तो आप देखते हो एक तरीके का आपका हाथ पे भी स्ट्रेन आता है और कपड़े पे भी क्या होता है, आप स्ट्रेन डालते हो तो पानी उससे बाहर होता है, देखा है ना आपने। रोप की भी बात करते हैं, तो ऐसा अगर घुमाने से इस तरीके का कोई स्ट्रेन आ रहा है तो वहां पे एक टॉर्क क्रिएट होता है, इसलिए ऐसे स्ट्रेन को हम बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। अब जैसे मान लो एक फॉर्म है इक्लिप्स्ड और दूसरा फॉर्म है स्टैगर्ड। अब इक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड में जब कन्वर्ट होगा तो इसके कन्वर्जन के लिए कुछ छोटे से अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी हमें कहां से मिलेगी, इस कंपाउंड को कहां से मिलेगी, रूम टेम्परेचर से मिलेगी। रूम टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन लगातार होते रहते हैं। एक कंपाउंड के आप सोचो 0 से 60 के बीच में कितने सारे एंगल हो सकते हैं। अगर मान लो 0 से 1 के बीच का हम एंगल बोलना चाहें तो 1/4 भी एक एंगल हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, एंगल तो सब डिवीजन काफी हो सकते हैं ना। तो इतने सारे एंगल से हम मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं। इसका मतलब किसी कंपाउंड के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पॉसिबल हैं। बनते कैसे हैं, एटमॉस्फेयर से एनर्जी मिलती है और जितनी एनर्जी मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये घूमता है और घूमने के बाद दूसरा कन्फर्मर बनाता है। ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है, मान लो यहां से यहां तक की एनर्जी का डिफरेंस सपोज 12 किलो जूल है, तो वो जो 12 किलो जूल एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं टॉर्जनल एनर्जी। क्या नाम देते हैं उसको, टॉर्जनल एनर्जी। एक बॉन्ड के जस्ट पीछे C2 पे जो बॉन्ड है उनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल जितना कम होगा, जितना कम का मतलब क्या है कि जितने कम का मतलब ये है कि मान लो ये है एक ग्रुप और ये है एक ग्रुप एंटी पोजीशन पे। मान लो हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, ब्यूटेन में एक मिथाइल इस पोजीशन पे और एक मिथाइल जस्ट अपोजिट पोजीशन पे है, तो 180 डिग्री पे अगर है तो इधर वाले मिथाइल और ये जो नीचे वाला मिथाइल है इसके बीच में स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा, बिल्कुल 180 पे आपने लगा दिया। तो ब्यूटेन के केस में ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं एंटी फॉर्म, जब दोनों मिथाइल जाकर के 180 पे लग जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जितना ज्यादा पास डाइहेड्रल एंगल छोटा होगा, जैसे मान लो ये एंगल है सपोज 25 डिग्री का है और अब हम एंगल बना दें मान लो 60 डिग्री का या 70 डिग्री का, तो अब ग्रुप पहले 25 पे पास पास थे तो इनके और इनके बीच में कंपटीशन ज्यादा होगा, अब आपने 70 का बना दिया तो दूर हो गए। ऐसे मतलब डाइहेड्रल एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होता जाएगा, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इतनी बात क्लियर है। ऑनलाइन बच्चा पार्टी, Yes, ma'am. क्योंकि ऑफलाइन को तो क्लियर है, सामने दिख रहे हैं आप लोग, बोलिए। अब इसमें एनर्जी और स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर है, उसको भी हमको याद रखना है ना, और कुछ खास चीज नहीं है। तो एक बार ब्यूटेन को भी डिस्कस करते हैं। सब लोग कॉपी पेन उठाइए और खुद से भी थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, तो न्यूमैन के हिसाब से बनाएंगे ब्यूटेन का। हाँ, ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, इसको लेना है C2 और C3 को लेकर के बनाना है।
हाइड्रोजन लगा दिया, एक पे मिथाइल लगाना पड़ेगा, दूसरे कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन लगा हुआ, इसमें थोड़ा एंगल घुमाना आसान होता है न्यूमैन में। लगा दो CH3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैंने तो Me लिख दिया मिथाइल, आपने ऐसा ही बनाया, वेरी गुड। अब ये कौन सा फॉर्म होगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड। यहाँ पे बात आ जाएगी फुल्ली और पार्शियली, अभी बताते हैं पार्शियल क्या है। फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। मिथाइल के जस्ट पीछे मिथाइल, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन, ठीक। अब घुमाते हैं इसको 60 डिग्री, कितना घुमाए, 60, ये मान लो 120 है सपोज, 60 डिग्री घुमाते हैं। पहले वाले को कांस्टेंट रखते हैं, पहले को क्या करें, कांस्टेंट। पहले वाले की कहानी कांस्टेंट, यहाँ पे Me, यहाँ पे हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन को घुमाना चाह रहे, पीछे वाला कार्बन ये रहा, पीछे वाले कार्बन का मिथाइल लगभग लगभग यहाँ पे आ जाएगा, 60 डिग्री घूमेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और ये तीसरा हाइड्रोजन यहाँ। बोलो भाई, जल्दी बोलो, सबका बन गया, सबने ड्रॉ किया खुद से, कितना घुमाया था, 60 डिग्री रोटेट, ठीक। इसमें इस फॉर्म को बोलते हैं गॉचे भी बोलते हैं, गॉश भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात है। हाँ, ब्यूटेन में 60 डिग्री पे घुमा रहे हैं तो कौन सा फॉर्म है, गॉज। फॉर्म का नाम क्या दिया हमने, गॉज। और 60 घुमाए, और 60 घुमाते हैं, चलो भाई इसको और 60 घुमाए। अब क्या होगा, ये यहाँ से Me उठ करके, ये रेड वाला जो Me दिखाया है मैंने, ये पहले इस पोजीशन पे था पीछे की तरफ, अब यहाँ से यहाँ आ गया था, अब यहाँ पे आ जाएगा ये रेड वाला है। तो पहले वाले को बनाते हैं, पहले वाला ऐसे का ऐसा जैसा था, एक को रोक दिया है ना, स्टडी कर दिया, तो ये ऐसे ही बैठा हुआ है, दूसरे वाले को घुमा रहे हैं। तो यहाँ से Me अब 60 अराउंड घूमेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, देख पा रहे हो, लगभग लगभग। और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन घूमेगा इधर, तो ये लगभग लगभग यहाँ है। फिर ये हाइड्रोजन भी घूमेगा, सब लोग घुमा पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये। अगर ये चीज बनाने नहीं आएगी तो अगर किसी पे घुमाने का क्वेश्चन आ गया तो आप घूम जाएंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमर का मतलब है, जैसे मान लो एक आइसोमर है, आपको मिल गई 10 किलो जूल की एनर्जी, ठीक है। अब 10 किलो जूल की एनर्जी से मान लीजिए कि वो कंपाउंड घूमता है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री घूमेगा, एक कन्फर्मर बना देगा। 15 घूमेगा तो उसका नाम क्या होगा, स्क्यू। क्या नाम दे देंगे, स्क्यू। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की बात हो, और एल्केन में ही होगा सिंगल बॉन्ड। ये बन गया, देख पा रहे हैं,
इसमें अगर ध्यान से देखो तो मिथाइल के जस्ट पीछे सॉरी, हाँ मिथाइल के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल के जस्ट पीछे हाइड्रोजन के जस्ट पीछे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है। तो पहला वाला ये जो फॉर्मेट था इसमें मिथाइल के जस्ट पीछे मिथाइल था, तो इसको हमने फुल्ली इक्लिप्स्ड बोला था। लेकिन यहाँ पे जो है मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन और यहाँ पे मिथाइल आगे आ गया और हाइड्रोजन पीछे है, तो एक दूसरे को कवर अप तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मिथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे के आगे पीछे की तरफ हैं, तो मिथाइल का साइज अलग होगा और हाइड्रोजन का साइज क्या होगा, अलग होगा। तो इक्लिप्स तो बनेगा, लेकिन फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं बोलते हैं उसको, क्या नाम देते हैं, पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स्ड। ये बात क्लियर हुई, पार्शियल क्यों बोला? पार्शियल इक्लिप्स्ड बन गया, ठीक। अब और घुमा दें 60 घुमाया था, फिर 60 और घुमाया तो टोटल 120 हो गया। अब 60 और घुमा देते हैं, ठीक है, और 60 घुमा लेते हैं। देखिए ये तो पहला वाला था, पहले वाले पे Me यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन। अब 60 और घुमाओगे तो ये Me यहाँ आ जाएगा बीच में कहीं, रेड वाला Me यहाँ पे आ गया। इसको 60 घुमा दोगे तो ये कहीं बीच में आ जाएगा, रेड वाला हाइड्रोजन इधर पे आ गया। अब ये वाला हाइड्रोजन भी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म देखो अगर आप, तो इस फॉर्म को देखने से आपको क्या पता लग रहा है, ध्यान से देखो। ये है पहले सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन, पहले कार्बन का हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट, ये हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट, ये Me जस्ट अपोजिट। टोटल में कितना घुमा दिया हमने, 60 प्लस 60 प्लस 60, टोटल में 180 घुमा दिया। 180 घुमाने का मतलब ही होता है, वेक्टर में भी घुमाते हैं आप लोग, 180 घुमाने का मतलब ही होता है सीधे क्या बन गया, अपोजिट बन गया। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं एंटी फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, एंटी। क्लियरिटी है? बोले भाइयों और बहनों, एंटी क्लियर? इस फॉर्म को बोल दोगे एंटी। एंटी की स्टेबिलिटी ब्यूटेन के केस में सबसे ज्यादा बनेगी, क्योंकि क्या हुआ, मिथाइल मिथाइल दूर हो गए, जो बड़े बड़े ग्रुप थे, बल्कि ग्रुप था मिथाइल, वो एकदम दूर दूर हो गए, अपोजिट हो गए। और जहां पे पहला वाला केस था फुल्ली इक्लिप्स्ड, यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे Me क्या हो गए, बिल्कुल पास पास हो गए। अब ब्यूटेन के केस में, चलो मैं आपको दूंगी तो प्रिंटेड में ही सारा हो जाएगा। 0 पे इक्लिप्स्ड था, फिर 60 पे गॉच फॉर्म था, फिर 120 पे पार्शियल इक्लिप्स्ड बना, फिर 180 पे बन गया आपका एंटी। यहाँ तक तो हमने बना ही लिया एंटी तक। फिर आप 60 डिग्री और बढ़ाओगे तो एंगल क्या बनेगा, 240। तो फिर 240 पे जब जाते हैं बनाते हैं तो पार्शियल इक्लिप्स्ड फिर से मिल जाता है। फिर आप जाते हो 300 पे, 60 और बढ़ाते हो तो फिर से आपको गॉश फॉर्म मिल जाता है। और फिर जैसे ही 360 पे जाओगे फिर से क्या मिल जाएगा आपको, इक्लिप्स्ड फॉर्म। 360 पे जाओगे तो पूरा सर्कल घूम गए ना, पहले 0 था, अब क्या किया, पूरा घूम गए सर्कल 360 पे, तो फिर से क्या मिल जाएगा, वही फुल्ली इक्लिप्स्ड। बात क्लियर है बच्चों?
क्या हो गया? हो गया? ध्यान यहीं पे कनिष्का, लग नहीं रहा। अब एक और पॉइंट नोट करते हैं, समझते हैं नोट क्या करते हैं। देखो, अगर आपका बन रहा है 60 डिग्री रोटेट कराया है और आपने बनाया है गॉश फॉर्म, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर ही सपोज CH2OH और CH2F है ना, इसके लिए हम बात करें, ठीक है। ध्यान से देखना, एक स्पेशल केस है, तो क्या चीज है इसमें, ऐसी क्या खास बात है। एक तरफ OH लगाएं, एक तरफ H लगाएं। ये पहला कार्बन है, इसको 1 बोल रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, ध्यान से देखना क्या चीज स्पेशल है। ये मान लो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे लगा दिया OH, फर्स्ट कार्बन। अब दूसरे कार्बन पे क्या कर रहे हैं कि हमने लगा दिया, मान लो 60 डिग्री पे, ठीक है। 60 डिग्री पे हमने कुछ इस तरीके से लगाया कि यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, इधर पे आ गया हाइड्रोजन और इधर पे आ गया हाइड्रोजन, क्योंकि पीछे अगर देखो दूसरे कार्बन पे तो CH2 और F है, एक ग्रुप F और 2 हाइड्रोजन है, देख पा रहे हैं। 60 पे लगाया ये, मान लो पहले आगे बिल्कुल जस्ट OH के पीछे फ्लोरीन लगा दिया था, तो वो कौन सा फॉर्म बन जाएगा आपका, एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे, वो भी पार्शियल ही बोलेंगे, फुल्ली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि OH का साइज और फ्लोरीन का साइज क्या होगा, अलग अलग, ठीक। 60 डिग्री पे इनको अटैच कराया इस तरीके से, तो ये वाला जो 60 डिग्री का फॉर्म था, ये कौन सा फॉर्म था, गॉश फॉर्म बोलते हैं इस केस में, ठीक, गॉश फॉर्म था। इस गॉश फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होती है, अभी हमने बताया था एंटी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, मीथेन ब्यूटेन के केस में। अगर ऐसा कोई केस मिलता है तो गॉश फॉर्म की स्टेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। रीजन क्या है, गॉश फॉर्म की स्टेबिलिटी हाई होने का रीजन क्या है, यहाँ पे एक आपको स्पेशल फिनोमिनन देखने को मिलता है, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं, अगर कोई हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आकर के फंस जाए, तो एक के साथ तो वो पहले से कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा होता है, और दूसरे वाले के साथ वो क्या करता है, एक वीक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या केस फंसता है, यहाँ पे केस बनता है, ये हाइड्रोजन आपका OH के फॉर्मेट में था, तो O के साथ तो पहले से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में क्योंकि फंस गया, तो फ्लोरीन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कहीं पे एक्स्ट्रा बॉन्डिंग दिखाई देती है आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक क्या हो गया, जब ये गॉश फॉर्म में आया, कन्फर्मर में आया, गॉश स्ट्रक्चर बना 60 डिग्री पे, तो पास पास में आए, पास में आए, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ स्पेशली क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एकदम से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब गॉश फॉर्म की स्टेबिलिटी उस केस में ज्यादा हो सकती है जिसमें हाइड्रोजन, मतलब इस तरीके का कोई केस आपको देखने को, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में क्या हो जाए, फंस जाए, तो वहां पे एंटी से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। असर्शन रीजन में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एडवांस मेंस में नहीं आया, पर अब मेंस, अब एडवांस और मेंस के पैटर्न में क्या चीजें आ रही हैं कि पुराने जो एडवांस के क्वेश्चंस हैं, पुराने जो एडवांस के क्वेश्चंस हैं, उनको अब असर्शन रीजन में किसी और फॉर्मेट में कर करके मेंस में भी देते हैं, ठीक है। तो ये आ चुका है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ब्यूटेन और उसमें तो नॉर्मल चीजें हैं, फॉर्म्स याद रखने हैं, और इसमें क्या याद रखना है आपको,
कि अगर कोई ऐसा केस बनता है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो गॉश फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, जैसे ये CH2OH CH2F के केस में भी था। अगर हम लोग ले लें, एक पॉपुलर कंपाउंड है CH2OH CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। कंपाउंड को क्या नाम देते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें भी सेम टू सेम चीज बने, ये कार्बन है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। दूसरे वाले कार्बन का अगर 60 पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे अगर इसका H रख दो OH होगा, लेकिन अगर H इस तरीके से रख दे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन। इसके ऑक्सीजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में कौन फंस गया? हाइड्रोजन। तो इसके साथ क्या बन जाएगी? एडिशनल एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है बात? बच्चा पार्टी चलिए, आज का कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपका हो गया खत्म। इसके नोट्स में थोड़ा प्रिंटेड वाले हो सकता है बुक्स के ही दे दूं, वो आपको दे दूं।